Hello students, I am Meenal Murhekar welcomes you all in this online tutorial of Sri Eknath Kharse Talent School. So in previous video we have learned about microorganisms are friend and foe. So how these microorganisms are beneficial to us, we have seen this in the previous video. Now we have going to learn about how these are harmful to us. Okay, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms causes disease in human beings. इससे क्या होता है, हमें disease भी होती है. Some of the microorganisms such causes and diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called what? These are called pathogens. The microorganisms which causes disease to animal, humans and plants are known as pathogens. Some microorganisms spoil food. कुछ जो microorganism है वो खाना spoil करते हैं, हमारे कपड़ों को गंदा करते हैं और लेदर को भी खराब करते हैं. So we are going to study about these harmful activities now. First we will see about the disease that are caused by these microorganisms in humans. So in humans, pathogen enters our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat. कहाँ से एंटर करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो, जो हम पानी हम पीते हैं वो, फिर जो खाना हम खाते हैं उससे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. और क्या होता है, अगर कोई इंसान बीमार है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी हमें ये बीमारियां हो सकती है. ठीक है, और ये किसी एनिमल के थ्रू भी हम तक पहुंच सकती है. सो कोरोना आपने देखा होगा, कोरोना अभी कैसे हो रहा है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है ये भी, क्योंकि ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रही है अगर हम उस इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो. ओके, सो ये जो माइक्रोबियल डिसीजेस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी पर्सन में जब होती है, किस मीडियम से? थ्रू एयर, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से होती है. ऐसी डिसीजेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़. क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस. ऐसी डिसीजेस जो हवा, पानी, खाना और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हमें होती हैं, उन डिसीजेस को हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं. और कुछ एग्जाम्पल हम देखें कम्युनिकेबल डिसीजेस के तो कौन से हैं? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेबल डिसीजेस के. नाउ व्हेन अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजेस, किसी को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, तो क्या करता है वो इंसान? स्नीज करता है, छींकता है. तो क्या होता है? फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर. बारीक बारीक बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स है मॉइस्चर के, जिसमें बहुत सारे वायरसेस हैं उन ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर वायरस तो होगा ही. तो जब वो स्नीज करेगा तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में से निकलेंगे तो उसमें बहुत सारे वायरस होंगे. अब वो जो वायरस है वो कहाँ आ गए? स्नीज किया उसने तो एयर में आ गए. अब एयर में आ गए तो उसी एयर के कांटेक्ट में अगर कोई और पर्सन आता है तो वो उसे हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. सो इसीलिए कहते हैं कि खांसते छींकते समय हमेशा रुमाल यूज़ करना चाहिए. यूज़ अ हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, राइट? दिस इज़ द रीज़न ओनली. सो there are some insects and animals which acts as carrier of disease causing microbes. अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो डिसीज़ को कैरी करते हैं, मतलब उनके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो डिसीज़ कॉज करता है. जैसे कि हाउस फ्लाई तो आप जानते ही होंगे, मक्खी. ये क्या करती है? ये गंदी जगहों पर जाकर बैठती है
और वही गंदी मतलब डेड एंड डीके मटेरियल पर जाके बैठती है, फीसेस पर जाकर बैठती है, और वही आकर हमारे खाने पे बैठती है। होता है ना ऐसा। तो the flies sit on the garbage and animal excreta, so pathogens stick to their body, उसकी बॉडी पर पैथोजन स्टिक होते हैं। when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens, फिर वो पैथोजन्स को उस फूड पर ट्रांसफ़र करती है, और वही फूड जब हम इनटेक करते हैं, जब वही फूड जब हम खाते हैं, तो वो जो डिसीज़ है, वो जो पैथोजन है, वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमें फिर डिसीज़ होती है। ओके। अनदर एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या होती है, मीन्स ये जो मॉस्किटो होता है इसके अंदर भी एक पैरासाइट प्रेजेंट होता है। ये पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट पढ़ा है ना आपने, जो किसी और की बॉडी पर रहता है और उससे होस्ट से फूड और न्यूट्रिएंट लेता है। ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसके अंदर, इसके एसोसिएशन में इसके साथ एक पैरासाइट रहता है, और वो पैरासाइट कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। ओके। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जब वो मॉस्किटो जब हमारे बॉडी पर आकर बैठता है तो वो रिलीज़ करता है उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें मलेरिया होता है। ओके, यस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू वायरस। क्यों? क्योंकि ये जो है कैरियर है डेंगू वायरस का। ये भी जब हमें काटता है तो उससे हमें डेंगू होता है। इसीलिए हमेशा फुल कपड़े पहने और मच्छर को काटने से रोके। ओके। और ये सारे जो मच्छर है ये क्यों होते हैं? ये मच्छर जो है साफ़ पानी में पनपते हैं, इसलिए कहीं भी खुला पानी जहाँ रखा हो, जहाँ साफ़ पानी खुला हो, जैसे नालियाँ भी हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमेशा कवर्ड होने चाहिए। जो साफ़ पानी है वो भी हमेशा कवर्ड होना चाहिए। इफ़ द वाटर स्टोरेज इज़ ओपन देन एट दिस प्लेस दीज मॉस्किटो विल ग्रो फास्ट। ओके, सो we should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Okay? Now, next we will learn about how some common human diseases caused by microorganisms. तो यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी डिसीज़ को कॉज कर रहा है और किस मोड से वो डिसीज़ हमें हो रही है और हम उससे कैसे बच सकते हैं, हाउ वी कैन टेक द प्रिवेंशन फ्रॉम दिस। ओके, जस्ट सी हियर। जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये बैक्टीरिया कहाँ से फैलता है? एयर से फैलता है। फिर मीज़ल्स भी होता है वायरस से, वो भी एयर से होता है, एयर से फैलता है। फिर चिकन पॉक्स भी एक वायरस की वजह से होता है जो एयर से फैलता है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हमें होता है। फिर नेक्स्ट डिसीज़ है पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है और वो भी एयर से फैलता है और वाटर से फैलता है। ठीक है, हम इन डिसीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको पूरा अलग रख दो उस पेशेंट को। नो नीड टू गो एंड डू कॉन्टैक्ट विद देम। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज टू द अदर्स, उनका जितना सारा सामान है वो सबसे अलग रखो। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और ये सारी जो डिसीज़ेस हैं इनकी वैक्सीनेशन भी मिलती है। तो जब भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, जिस एज में वो देनी जानी चाहिए, तब हमें वो वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। किससे फैलता है? वाटर और फूड से फैलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिसीज़ है टाइफॉइड। टाइफॉइड भी किससे होता है? ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होता है और वाटर से फैलता है।
इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और सैनिटरी हैबिट्स भी मेंटेन करनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। ठीक है, कंज्यूम करना चाहिए हमें प्रॉपरली पका हुआ फूड और हमेशा गर्म किया हुआ बॉईल करा हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन भी हमें कराना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? हेपेटाइटिस जो है एक वायरस से होता है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर से ये जो डिसीज़ है ये फैलती है। नाउ ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए भी हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर हमें पीना चाहिए और वैक्सीनेशन भी होता है इसका, तो वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किससे कॉज होती है? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? ये एक प्रोटोजोइक डिसीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो के अंदर ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है। मलेरियल पैरासाइट कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। मॉस्किटो नेट हमें यूज़ करना चाहिए और रिपेलेंट्स जो मॉस्किटो को दूर रखे, ऐसे रिपेलेंट्स, गुड नाइट और ये सब जो मार्केट में अवेलेबल है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ओडोमॉस। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि चीज़ों में इंसेक्ट्स ना हो, मच्छर ना हो और मॉस्किटो और उससे हम जो है मॉस्किटो का ब्रीडिंग जो ग्रो कर रहे हैं ये मॉस्किटो, इनको हम रोक सकते हैं वाटर में और सराउंडिंग में। ओके, अब नाउ वी विल सी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। एनिमल्स में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स जो है ये डिसीज़ जो है ये कॉज होती है एक बैक्टीरिया की वजह से। जो कौन सा बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये इस डिसीज़ को कॉज करता है और ये डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है। ओके, सो फूड एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस। इससे क्या होता है? फूड और माउथ डिसीज़ होती है कैटल्स में। ओके, नाउ प्लांट्स में भी ऐसी कुछ डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है और वो क्या है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। दीज डिसीजेस रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप। तो अगर प्लांट्स में डिसीज़ हो जाती है तो क्या होता है? प्लांट्स में डिसीज़ हो जाती है तो क्रॉप की जो यील्ड है, मीन्स जो उसकी ग्रोथ है वो कम हो जाती है। फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम कुछ केमिकल्स यूज़ करके उन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने अभी तक पढ़ा एनिमल्स में डिसीजेस, प्लांट्स में डिसीजेस। अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है ये भी एक मेजर रीज़न है बीमारी का। और ये फूड पॉइजनिंग जो है दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू यू मे से दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को ख़राब कर देते हैं, इस वजह से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो हैं जो फूड पर ग्रो करते हैं ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से जब हम वो फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमें वो डिसीज़ हो जाती है। सो इससे सीरियस इलनेस भी होती है और कभी कभी इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत ही डेंजरस है फूड पॉइजनिंग।
नाउ अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड में ग्रो करे हैं, इस वजह से हमें डिसीज़ हो रही है। तो इस डिसीज़ को रोकने के लिए, ये जो फूड पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें फूड को प्रिवेंट करना पड़ेगा। सो अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिवेंशन की टेक्निक्स, राइट। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ मैंगो या कैरी को लेते हैं तो कुछ दिनों तक जब हम रखते हैं तो उसको खा नहीं पाते हैं, वो ख़राब हो जाती है ना। द रॉ मैंगो गेट्स रोटन, राइट। सो एंड पिकल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट रॉ मैंगो, स्टिल इट इज़ kept for many years. Okay, so why it is so? How it is so that a mango which is kept raw, we cannot eat that or we cannot consume that after some time, and this pickle we can consume after many years? This is because we have prevented that pickle from some substances. Now we are going to see some substances which are helpful in preservation of food. Okay, so salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. सॉल्ट और जो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, इससे हम चेक कर सकते हैं जनरली जो केमिकल्स हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट और ऑयल को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम पिकल में क्या मिलाते हैं, सॉल्ट और एसिड मिलाते हैं कुछ, जिससे हम अटैक ऑफ माइक्रोब्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। These are also used in jams and squashes to check the spoilage. ये जो है जैम और जो स्क्वैशेस होती हैं, इसमें भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिससे हम ये जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ सी, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन होता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। हम फिश और मीट को भी बहुत टाइम तक रख सकते हैं। कैसे, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और सॉल्ट को हम सॉल्ट से कवर कर देते हैं, मीट और फिशेस को, और उस पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को हम चेक कर सकते हैं। तो सॉल्टिंग जो है ये भी एक मेथड है, ठीक है। नाउ सॉल्टिंग में और क्या क्या करते हैं हम, हमारे घर में आंवला वगैरह जो भी है उसको भी स्टोर करने के लिए हम उनका सॉल्टिंग करते हैं, जैसे कि कैरी, टैमरिंड, आंवला। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी प्रिजर्व हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शुगर से। किस में हम एज ए शुगर को प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैम्स और जेलीज़ में, ठीक है। क्या होता है, ये जब जैम्स और जेलीज़ में हम शुगर ऐड करते हैं तो शुगर मॉइस्चर के कंटेंट को कम करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से प्रिजर्व हम कैसे करते हैं फूड को। ऑयल और विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। एसिडिक इन्वायरमेंट में और ऑयली इन्वायरमेंट में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया, इसलिए जो है हम पिकल में ऑयल और विनेगर यूज़ करते हैं। सो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम वेजिटेबल्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी होती है वो क्या करती है, दूध जैसे ही लेती है वेंडर से तो क्या करती है, सबसे पहले उसको गर्म करती हैं, फिर उस हॉट मिल्क को थोड़ा कूल होने देती है और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट करती हैं। तो इस करती है नहीं करती है। सो इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट वो डेड हो जाते हैं उससे, ठीक है। सिमिलरली एक मेथड और होती है, पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। एक मिल्क होता है
जो पेस्चराइज्ड मिलता है मार्केट में, देखा है आपने कुछ जो मिल्क के पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। सो ये क्या होता है पेस्चराइज्ड मिल्क? ये जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है इसमें क्या करते हैं, मिल्क जो होता है उसको 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है मिल्क को इस टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। और फिर जैसे ही वो गर्म होता है वैसे ही उसको चिल्ड कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये एकदम ठंडा हो जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है किल हो जाते हैं, माइक्रोब्स जो उसमें प्रेजेंट है वो किल होते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है ये डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लुइस पैस्चर। और इसीलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को हीट करते हैं फॉर 15 to 30 मिनट्स एट 70 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड सडनली स्टोर देम टू गेट चिल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पेस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पेस्चराइजेशन, ठीक है। नाउ हमें स्टोरेज और पैकिंग का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो फूड जो है, फूड मटेरियल ख़राब ना हो। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है ये आजकल किस में पैक किए जाते हैं, ये एयर टाइट सील्ड पैकेट्स में पैक किए जाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, ओके, इस पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो, राइट। सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वो हमारे फ्रेंड है या फो हैं, ठीक है। उनका हमने प्रिजर्वेशन भी पढ़ा फूड का, फूड पॉइजनिंग भी पढ़ा और फूड का स्टोरेज एंड पैकिंग भी हमने पढ़ा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये भी कैरी की जाती है, दिस इज़ कैरिड आउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सम दीज बैक्टीरियाज ओनली, ओके, due to these bacteria only this process is happening. So you have learned about the bacterium rhizobium in classes 7th and 8th. It involves the fixation of nitrogen in leguminous plant. leguminous plant जो pulses के plant होते हैं उन्हें कहते हैं leguminous plant. So rhizobium lives where, rhizobium जो है वो रहते हैं इन जो लेग्यूमिनस प्लांट है इनकी रूट्स में रहते हैं और रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। और ये जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं उस प्लांट की रूट्स के साथ, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स करते हैं। कुछ टाइम क्या होता है, कुछ टाइम जो होता है हमें इन बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती है फिक्सेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्टली जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है उसी से नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है। बट कुछ टाइम हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे, ओके। Now see here, our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, प्रोटीन से मिलके बनी है। प्लांट में भी जो फूड जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस वो क्यों हो रहा है, क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल क्या है, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन, सारी चीज़ें जो इसेंशियल है वो सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये जो है प्लांट डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ओके। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये फिर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कौन कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ब्लू ग्रीन अलगी,
ओके। फिर ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये प्लांट यूज़ करता है। नाउ नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर ये प्लांट्स यहाँ से नाइट्रोजन को लेता है और फिर यही जब प्लांट हम खाते हैं तो वही नाइट्रोजन हमारी बॉडी को मिलता है। ओके, now we will read about what is nitrogen cycle. See, in this diagram we can see clearly. सबसे पहले वी विल सी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली फिक्स होती है लाइटनिंग से भी। तो लाइटनिंग जब होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, फिर ये जो कंपाउंड्स हैं सॉइल में नाइट्रोजन के, ये कौन लेता है? ये जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया इस जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है इसको कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर ये जो गैसियस नाइट्रोजन है ये जाके वापस कहाँ चली जाती है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में के रूप में, गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो इसलिए ये गैस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहलाती है। नाउ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन अगेन ये जो बैक्टीरिया है इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हुई, अब वो फिक्स करेंगे किस में? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और फिर एक बार ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में फिक्स हो गई नाइट्रोजनस कंपाउंड में, फिर ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के ये वापस सॉइल में आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये जब सॉइल में आ गए नाइट्रोजन कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड्स जो है प्लांट अपटेक करेगा थ्रू रूट्स, वो पूरे प्लांट में ये सारे कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर ये जो प्लांट्स है इसको एनिमल्स और हम ईट करेंगे। फिर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ वापस सॉइल में आ जाएंगे। हमने ले लिया, फिर जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा फीकल मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है पूरा। और जब हाँ डेड होते हैं हम लोग, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तब भी वो जो बॉडी जो इससे मिलके बनी होती है दैट इज़ ऑल्सो नाइट्रोजन। तो ये सब भी जाकर कहाँ मिलता है? अगेन इन सॉइल। तो अगेन दैट नाइट्रोजन इज इनसाइड द सॉइल कम। ओके, so in this way nitrogen cycle takes place. It is a very important cycle. ओके, सो आप इसको ड्रॉ करेंगे आपकी नोटबुक में और ट्राई करेंगे इसको लर्न करने की। मीन्स ट्राई नहीं करेंगे, आपको लर्न ही करना है ये, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स टू। ओके ओके, सो देन स्टे कनेक्टेड and keep reading, ask your doubts and complete assignments whatever it is assigned to you. Okay, now आज के लिए इतना ही। हमने इस चैप्टर को यहीं ख़त्म किया। हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फ्रेंड और फो हैं हमारे लिए। ओके, सो कीप रिवाइजिंग इट एंड रीड दिस चैप्टर ट्वाइस, at least for 2 times at your home, so you can ask any question whatever doubts you have. Okay, all the best for your exams and thank you. Have a nice day.